हेलो, वेलकम बैक टू स्याही क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को आप कैसे क्लियर करें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर मैंने ये जॉब ज्वाइन की, मैंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया और इस यहाँ भी मैंने कुछ टाइम जॉब की और फिर मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन वहाँ मैंने एग्ज़ाम पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं की। वो सिर्फ मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद डीवी नहीं करवाई। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिनिमम कितने टाइम की आपको प्रिपरेशन कर लगेगी, कि आप इतने टाइम अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और वो उतना टाइम आपका है रिलीजियसली। आप ये नहीं बोल सकते कि 1-2 घंटे मैं दिन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो वो मेरा काउंट होगा। आप कम से कम दिन के 5 से 6 घंटे सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 4 से लेके 6 महीने से लेके 8 महीने तक डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग लेवल क्या है। आपको इतना टाइम लग सकता है कि किसी भी एग्जाम बैंकिंग एग्जाम को स्टार्टिंग में क्लियर करने में। तो आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि एग्जाम में क्या आता है, क्या पेपर के पैटर्न रहता है। जो तीनों एग्जाम है हम तीनों एग्जाम के बारे में देखेंगे, एसबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस, और इनके पीओ और क्लरिकल दोनों पोस्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि आप उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी कि आपका टाइम बचे और आप जल्दी से जल्दी तैयारी करके सिलेक्शन ले पाए। तो वीडियो स्टार्ट करता है। पहले हम इन तीनों एग्जाम्स के बारे में ये जान लेते हैं कि इनका पेपर पैटर्न क्या है, प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है और फाइनल आपका सिलेक्शन क्या है, कैसे होता है। तो हम एसबीआई का देखते हैं। सबसे पहले एसबीआई अपना पीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो पीओ के एग्जाम में आपका होता है 3 राउंड होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपके वही बेसिक आता है, आपके 3 सब्जेक्ट होता है। उन 3 सब्जेक्ट में आपके आता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स और रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की होती है और जो इंग्लिश है वो आपकी 30 मार्क्स की होती है। तो जो टोटल आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। और इसमें से कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो आप देख सकते हो। लेकिन वो कभी 50, 60, 65 यही उसकी रेंज रहती है। पेपर ज़्यादा टफ आया तो 50 के आसपास कट ऑफ हो जाती है, मॉडरेट आया तो इतना, बहुत ज़्यादा टफ आया तो 65, 67 के आसपास कट ऑफ हो जाती है। इसी तरह मेंस का देखें तो मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट आता है एसबीआई पीओ में। पहला आपका आता है रीजनिंग, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, चौथा है मैथ्स जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डीआई के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, और पांचवा है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। वो 2 क्वेश्चंस में एक यूजुअली एक ऐसे आता है 30 मार्क्स का, और एक आपका 20 मार्क्स का आता है जिसमें प्रेस ही आ सकता है या लेटर आ सकता है या कुछ ड्राफ्ट करने को आ सकता है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। लेकिन जो फाइनल आपकी सिलेक्शन होता है या फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपका मेंस का वेटेज होता है 75% और इंटरव्यू का वेटेज होता है 25%। इसी तरह हम एसबीआई में एसबीआई असिस्टेंट या एसबीआई क्लर्क जिसको बोलते हैं उसके बारे में देखें तो उसमें प्री होता है। प्री का पैटर्न सेम है, ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 35, 35, 30। और जो मेंस का पैटर्न है उसमें आपके रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है और इंग्लिश आती है। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन नहीं होता है। और यही रीजनिंग आपकी 60 नंबर की होती है। डीआई और आपकी जो जनरल अवेयरनेस है या फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये 50-50 मार्क्स की होती है और 40 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। तो ये आपका मेंस का पैटर्न रहता है। इसी तरह हम आईबीपीएस में देखें तो आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है वो बाकी आपकी जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, कैनरा बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, तो इन सब बैंक्स का आपका वो कॉमन एग्जाम है। एसबीआई आपका सिर्फ एसबीआई बैंक का है, आईबीपीएस आपका इन सभी बैंक्स का है। और इसमें आप देखोगे तो पीओ का जो पैटर्न है वो सेम एसबीआई वाला है। इंग्लिश है आपकी, मैथ्स है आपकी, रीजनिंग है। इंग्लिश आपकी 30 की है, ये 35 की है, ये 35 की है। और इसी तरह सिमिलरली आपका जो
मेंस है उसमें 5 सब्जेक्ट है आपकी, मैथ्स या डीआई 60 की है, रीजनिंग आपकी 50 की है, रीजनिंग सॉरी 60 की है, इंग्लिश आपकी 50 की है, जो फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस है वो आपकी 50 की है, और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका 25 मार्क्स का होता है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कहने को 100 नंबर का होता है, लेकिन आप जब वेटेज वाइज फाइनल सिलेक्शन में देखोगे तो इसमें 80% आपका वेटेज दिया जाता है मेंस को, और 20% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू को दिया जाता है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि 80% आपका मेंस है और 20% आपका इंटरव्यू है। और आप असिस्टेंट में देखोगे तो इसमें सेम पैटर्न है जो अभी हमने एसबीआई के लिए देखा। प्री में यही आपके 30, 35, यहाँ पे रीजनिंग 60, और इसमें आपका जो रीजनिंग के साथ है वो कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। इवन यहाँ भी जो आपका पेपर आता है इसमें रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में क्या आते हैं, या जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के पढ़ने पड़ेंगे। और फिर आपका जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50, मैथ्स डीआई 50, इंग्लिश 50, 40। तो ये आपका मेंस का पैटर्न है असिस्टेंट का। इसमें वही आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है और इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है। आरआरबी पीओ में देखोगे तो आरआरबी में क्या है, वो इंग्लिश को वेटेज कम है, इसलिए ये जो यूजुअली हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे प्री में आपके सिर्फ मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, और ये दोनों 40-40 नंबर की है, तो मतलब आपका टोटल पेपर 80 नंबर का होता है। फिर आपकी जो मेंस है उसमें आपका 50 नंबर का रीजनिंग आती है, 40 नंबर की आपकी 50 नंबर की वापस आपकी डीआई या मैथ्स आती है, 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, और जो 40 नंबर है उसमें आप इंग्लिश में भी ऑप्ट कर सकते हो और उसको हिंदी में भी दे सकते हो। ये लैंग्वेज का पेपर है, आप या तो इंग्लिश में दो या हिंदी में दो, ये आपको फॉर्म भरते वक्त बताना होता है। और आपकी इसमें फिर 20 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। इंटरव्यू वही 100 नंबर का आता है। वेटेज इसमें आईबीपीएस की तरह 80% मेंस को दिया जाता है और 20% आपका इंटरव्यू को दिया जाता है। और असिस्टेंट में देखोगे तो इसमें वही मैथ्स 40 की, रीजनिंग 40 की, इंग्लिश या हिंदी कुछ नहीं है, और मेंस ये सेम 50-50, 40-40 और 20, इंटरव्यू नहीं है। तो ये हमने एक बार पेपर पैटर्न समझ लिया कि किस तरह का है। तो एक चीज आप नोट कर सकते हो कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप आईबीपीएस और एसबीआई पीओ ज़्यादा इजीली क्रैक कर पाएंगे, और आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए आरआरबी पीओ ज़्यादा अच्छा एग्जाम है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ आरआरबी की तैयारी करो, आईबीपीएस की या एसबीआई की। आपको बैंकिंग एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तीनों एग्जाम एक साथ टारगेट करना है, और इसके साथ आपको एडिशनल आप इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स भी दे सकते हो। उनका भी पेपर पैटर्न मोस्टली LIC AA का हो गया या LIC AO का हो गया, LIC असिस्टेंट का हो गया, वो पेपर पैटर्न सेम रहता है। उसमें बस क्या होता है कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें यहाँ ज़्यादा आपका बैंकिंग रिलेटेड पूछा जाता है, वहाँ आपके कुछ क्वेश्चंस इंश्योरेंस के ऐड हो जाता है, बाकी मैथ्स रीजनिंग इनमें कोई खास फर्क नहीं आता। अब इसके बाद हम इसको सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। और इसकी आपकी जो तैयारी है वो प्री की बिल्कुल अलग है, मेंस की आपकी बिल्कुल अलग है। तो हम सबसे पहले मैथमेटिक्स या डेटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसमें प्री में देखते हैं। प्री में अब आपको 3 चीज़ें करनी है। इसमें एक तो आपको प्री में स्पीड बढ़ानी है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेंस में आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि मेंस में आपके पास टाइम बहुत होता है। जैसे हम एसबीआई में देखें तो आपको मैथ्स का पोर्शन करने के लिए 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट्स। इसी तरह रीजनिंग का पोर्शन करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम है। तो यहाँ मेंस में आपका स्पीड का खेल नहीं है, लेकिन जो आपका प्री है वो टोटली स्पीड पे है। अब वो स्पीड पे क्यों है वो मैं बताता हूँ। एक जो हम नॉलेज देखें तो इसमें बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आता है, इसमें आप हार्ड क्वेश्चंस बहुत कम देखोगे। ये ठीक है, हम इसमें प्रीवियस पेपर्स तो नहीं है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स दो, एक बार मॉक्स दे के देखो। आपने टेक्स्ट बुक का मॉक दे दिया, अटेम्प्ट कर लिया, 1 घंटे में मान लिया आपसे 40 क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व होंगे, 35 सॉल्व होंगे। उसके बाद आप उस पेपर को वापस सॉल्व करो, उसमें 2 घंटे का टाइम दो अपने आप को। जब आप टाइम दोगे तो आपको लगेगा कि आप हाँ 100 में से अगर इंग्लिश का पोर्शन, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो 70 में से मैथ्स और रीजनिंग में आप इजीली 60 क्वेश्चन कर लोगे। 50 to 60 क्वेश्चन आप, अगर आपके पास पूरा टाइम दिया जाए तो। अब एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी होती है, तो इसमें जो लेवल है वो ज़्यादा एडवांस नहीं आता, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एडवांस पोर्शन को स्किप कर दें।
ये एडवांस पोर्शन जो है वो हमारा मेंस में काम आएगा, लेकिन आपको अगर प्री क्लियर करना है तो आपको बेसिक नॉलेज प्लस आपको चाहिए स्पीड। स्पीड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कितना इजीली क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करते हो इजी क्वेश्चन को। अब स्पीड आपकी दो तरीके से बढ़ती है, पहली है आपकी कैलकुलेशन और दूसरी आपको फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि आपको हर चीज़ का फॉर्मूला मालूम हो, आपको बेसिक इसमें जो फॉर्मूले चाहिए वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन टाइप के क्वेश्चंस के और मेंसुरेशन टाइप के क्वेश्चंस के हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको बेसिक फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। अब जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे बढ़ाओ, तो कैलकुलेशन में आप सबसे, मेरा जो मैंने इस चैनल पे पहला वीडियो बना रखा है उस पर मैंने बता रखा है कि आप 20 नंबर तक के रूट्स याद करो, 20 नंबर तक के क्यूब्स याद करो, 20 नंबर के स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, आप मल्टीप्लिकेशन याद करो। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हम बचपन में सीखते थे वो कम से कम 20 तक की टेबल आप याद कर लो कि आप जैसे ही नंबर्स को देखो आपके पास उसका फाइनल रिजल्ट हो, आपको उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 19 इंटू 17 है तो वो कितना है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब ये कैलकुलेशन स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए एक एक्सरसाइज जो आपको करनी है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है तो आप रोज सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले उठते ही एक काम करिए, एक पेपर लीजिए, उस पर रैंडमली कुछ भी नंबर लिखिए। जैसे 27 इंटू 43 आपने लिख दिया, 57 इंटू 39 लिख दिया, कुछ भी ऐसा आप उसमें 20 से 25 ऐसे कैलकुलेशन, 57/17 लिख दिया। इस टाइप से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये चारों ऑपरेशंस की आप इस पे वैल्यूज लिखिए। ये आप 40 से 50 वैल्यू लिखिए। उसके बाद इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो ये आप जब रोज प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 धीरे, ये कोई एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन में स्पीड बढ़ा लोगे। आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी कि स्पीड कैसे बढ़ानी है या जल्दी से कैसे करना है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। ये चीज़ आएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, और ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ चुकी है। तो आप यही कर सकते हो, आप ये चीज़ें याद कर सकते हो और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है, इनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब ये हमने देख लिया स्पीड के लिए क्या करना है, आपको नॉलेज प्री में कितना चाहिए। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो मैथ्स और डीआई है उसमें यूजुअली ये होता है कि आपका जो पेपर आया, तो पेपर में जैसे सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए। अब सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक पूरी सीक्वेंस है जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड दिया है, उसकी फाइनल वैल्यू। किसी पेपर में आता है, किसी में नहीं आता है। फिर आपकी डीआईज आती है, फिर आपका प्रॉफिट लॉस, 10 यूजुअली 10 से लेके 15 से लेके 20 तक मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ मेंसुरेशन टाइप के क्वेश्चंस आ गए आपके। इसमें ज़्यादा आपकी अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये नहीं आएगी जो एसएससी एग्जाम्स में आती है, यहाँ पे वो नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो पूरा खेल है वो आपका कैलकुलेशन का है। इवन आप मेंस में भी देखोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे आपका ये पूरा है, मैथ्स का पेपर है, वहां भी कोई आपका अलजेब्रा वगैरह नहीं आ रहा है। तो ये हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लिए किस टाइप के आता है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें अगर समरी करें तो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, इसके बिना कभी ये पेपर आपका क्लियर नहीं होगा। और इसके लिए मैंने एक जो बेसिक एक्सरसाइज है वो आपको बता दी कि ये सब चीज़ें आपको करनी है, स्क्वायर रूट और ये याद करना है, मल्टीप्लीकेशंस आपको याद करना है, और इसके अलावा ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। ये आप डेली करके देखो, 1 महीने आपकी स्पीड बहुत इंप्रूव होगी। जिस चीज़ को करने में आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट लग रहा था, वो आप 10 सेकंड 15 सेकंड में उस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे। अब आ जाते हैं मैथ्स के मेंस की स्ट्रेटेजी पे। मैथ्स में यूजुअली सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन मेन आता है, और आप देखोगे तो जैसे 45 से लेके 60 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। लेकिन अगर आप इन 45 से 60 में से 10 क्वेश्चन, बोल रहा हूँ मैं 10 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप या फिर आप मेंस में इतना मार्क्स स्कोर कर लोगे जितना आपको करना चाहिए था मैथमेटिक्स सेक्शन में। अब ये क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के आता है।
तो जब वो टफ लेवल के आते हैं तो आपके पास दो काम है। एक तो आपको आना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। जैसे 45 क्वेश्चन, आपको मालूम है कि मेरे को 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही मैक्स होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो 20 कर लेगा। लेकिन जब आप इतने ही क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि मुझे इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि होता ही है कि आप एक क्वेश्चन पिक कर लेते हो और उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप 2 से 3 मिनट उसे सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा नहीं ये तो टफ है, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, तो आपने 2-3 मिनट बर्बाद कर दिए। तो यहाँ आपके पास 60 मिनट मतलब पूरा 1 घंटे होते हुए भी आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, कोई 10 क्वेश्चन नहीं कर पाता है। इसका मेन रीजन यही है कि वो क्वेश्चन जो है वो सही पिक नहीं करते। उनको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा पिक करना चाहिए। अब ये आपको कैसे मालूम चलेगा? ये आपको मालूम चलेगा प्रैक्टिस से। हर एक का अपना अपना एक नीश होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी पकड़ होती है। तो किसी को जो प्रॉफिट लॉस टाइप की डीआई आ गई या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप की डीआई आ गई, वो किसी को बहुत इजी लगती है और वो उस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेता है। उस टाइप के आप उसको 20 क्वेश्चन दोगे तो उसमें से वो 15 से 16 आराम से सॉल्व कर लेगा। तो उसको इस टाइप के क्वेश्चन देखने चाहिए। दूसरा उसमें देखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्वेश्चन कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कुछ क्वेश्चन होगा जैसे आपको डीआई है तो यूजुअली इसमें क्या होता है कि एक आपको जैसे ये पाई चार्ट दे दिया, फिर इसमें दे दिया आपको कि इतने मैन है, इतने वुमेन है, इतने चिल्ड्रन है। फिर एक आपको दे दिया कि मैन में इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ है, और वुमेन में इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ है, इतने पढ़े लिखे, चिल्ड्रन में इतने पढ़े लिखे, इतने अनपढ़ है। फिर तीसरा आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दे देंगे कि जो आदमी है उसमें से जो पढ़े लिखे हैं उनमें से इतनों के पास जॉब है और इतनों के पास जॉब नहीं है, और जो अनएजुकेटेड है, जो एजुकेटेड है और जो अनएजुकेटेड है, उनमें से इतनों के पास जॉब है, इतनों के पास जॉब नहीं है। तो इस तरह से आपको 3 डेटा दे देंगे और आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इन तीनों डेटा को मिला के है। तब आप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेक करोगे कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन पूछा है जो सिर्फ आप देख के पढ़ के ये बता सकते हो कि वो इन 2 डेटा से हो जाएगा। मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें मैन और वुमेन का रेशियो पूछा है, जो पढ़े लिखे या अनपढ़ है, तो आप वो इन 2 डेटा को मिला के कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए लेस कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन आपसे फिर ये रेशियो पूछ लिया कि कितने मैन और वुमेन के बीच में रेशियो बताओ जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास जॉब है, और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जॉब नहीं है, इस बीच में आपको, तो उसमें आपको इन तीनों डेटा का यूज करना पड़ेगा। और जब आपको इन तीनों डेटा का यूज करना पड़ेगा तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें आपको 2 डेटा का यूज करना है उससे। तो आपको क्वेश्चन देख के आप ये आइडिया लगाओ कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर उसमें बहुत सी चीजें इंटर रिलेटेड पूछी, एक दूसरे से जुड़ती हुई मिलती हुई पूछी, तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर डेटा बहुत इजी दे रखा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन डेटा हार्ड है तो आप उसको अटेम्प्ट मत करिए। दूसरा जो डीआई आता है, इसमें ये होता है कि एक डीआई जैसे ये 3 चार्ट दिए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड वो 4 से 5 या 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन है कितना है। तो वो यूजुअली होता है जो इजी डीआई है उससे वो 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछता है, और जो हार्ड डीआई है उससे वो 5 क्वेश्चन पूछता है। तो लोग ये सोचते हैं कि मैं हार्ड डीआई सॉल्व कर लूं तो मैं ये 5 क्वेश्चन आंसर कर पाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो इजी डीआई है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपके पास यहाँ टाइम की कमी नहीं है ना, आपके पास 60 मिनट है। आप एक हार्ड डीआई में 10 मिनट इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है उससे आप उसमें आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो, उसके बाद आप उसको छोड़ोगे, आपने 10 मिनट वहां बर्बाद कर दिया और आपको टाइम का मालूम भी नहीं चलेगा वहां कैलकुलेशन करते हुए। तो इससे बेटर ये है कि आप 8-8 मिनट भले आपके लग रहे हैं, 2 आप इजी डीआई सॉल्व करोगे पूरे, अगर उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो आपके लिए 5 से लेके 6 क्वेश्चन यहाँ सिक्योर हो गए, आपने 2 इजी डीआई सॉल्व किए। तो ये मेंस पूरा जो, अगर मैं समराइज करूं, तो क्वेश्चन पिकिंग के ऊपर है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। विद इन टाइम आपको ये डिसाइड करना है। और एक बार अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2-3-4 मिनट इन्वेस्ट किया और वो नहीं हो रहा है,
तो उसको कैसे छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। ये नहीं कि वो नहीं हो रहा, आपको 4 मिनट बाद भी आप किसी चीज पे नहीं पहुंचे तो उसमें आप और टाइम वेस्ट की, मैंने इसमें 4 मिनट लगा दिए तो मैं इसमें और लगाऊं। नहीं, आपने 4 मिनट लगा दिए और आपका प्रोग्रेस उस क्वेश्चन को में 20% भी आपने प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ भी आप वैल्यू डिड्यूस नहीं कर पाए, उससे निकाल नहीं पाए, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए और दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो इसमें हमेशा ये रहता है कि आप जब मेंस दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, या इवन आप घर पे जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको हर चीज सॉल्व करनी है। घर पे आपको हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, उसमें भले आपके 2 घंटे लग रहे हैं, वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएगा, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन करने में ट्रेन करेगा। लेकिन एग्जाम में आप देख रहे हो तो आपके 45 क्वेश्चन सपोज मैथ्स में आता है, तो आप एक बार उनसे ग्लेंस थ्रू, आप क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, आपको बहुत टफ लग रहा है, कोई बीच में बहुत इजी लग रहा है, उसको सॉल्व कर दो। लेकिन एक बार आपका ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में आप 2-3 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसमें, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए होने चाहिए, तो आप बाकी सब में से ये पिक कर पाओगे कौन सा इजी है कौन सा नहीं है। तो ये हो गई हमारी मैथ्स की प्री और मेंस की स्ट्रेटेजी। इसके बाद भी आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो और आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है वहां ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको आपके पर्टिकुलर डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में भी सिमिलर है, प्री में क्वेश्चंस इजी आता है, आपके पास टाइम होगा आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, नंबर सीरीज के आते हैं, रिलेशनशिप वाले आ गए, मदर फादर रिलेशनशिप, पजल वाले आ गए कि एक पजल है, सर्कुलर अरेंजमेंट में इतने लोग बैठे हैं, ये है वो है। और इससे आपके यूजुअली जो पजल वाले आते हैं, एक पजल आती है वो आपने सॉल्व की तो 4 से लेके 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है, तो आपने एक पजल सॉल्व कर दी तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। और आपके लेस देन ग्रेटर देन वाले 4-5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ सिलॉग्स वाले आते हैं कि ABC को इस लैंग्वेज में ऐसे लिखा गया है तो इसको इस लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन है। कुछ वेन डायग्राम वाले आते हैं, वेन डायग्राम वाले आते हैं कि ऑल कैट जो सिलॉग्स में आते हैं कि ऑल कैट्स आर दिस, ऑल बॉय, फिर ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर बॉयज, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये सबसे इजी है, इसमें आपको बस वेन डायग्राम सीखना है और आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। शॉर्ट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए। अब रीजनिंग में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, या मैं ये बोलूँ कि कौन से वीडियोस लेक्चर्स आपको देखना है और कौन से बिल्कुल नहीं देखना है। आपको जैसे नंबर सीरीज में मैं बोलूँ तो आप ऐसा वीडियो देखिए जो जिसमें ये बताया है कि मेजर कितने टाइप की नंबर सीरीज होती है और उनको कैसे सॉल्व किया है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन वाली, डिवाइड वाली। मल्टीप्लिकेशन मतलब आप एक नंबर को इंटू 1+2 इंटू 1.5+2, इस टाइप से जो सीरीज चल रही है, या स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, ये देखिए। ये 1 से 2 वीडियो आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो नंबर सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा वो है सिर्फ प्रैक्टिस। सिमिलरली यही पजल में है, पजल में आप देख लीजिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट वाला किस टाइप से होता है, ये वाला अरेंजमेंट वाला किस टाइप से होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, डेज वाला किस टाइप से होता है। और ये आपका हो गया पजल, नंबर सीरीज और ये। तो आप इनके 2-2 3-3 मैक्स वीडियो देखो। अब जो वीडियोज आपको नहीं देखना है या जो चीज़ नहीं करनी है वो ये है कि आप पजल के जो वीडियोज होते हैं, बहुत से टीचर सॉल्व करवाता है, वो आएंगे, वो बोर्ड में एक पजल लेके आएंगे क्लास में, वो 30 मिनट उस आपको बताएंगे ये पजल में ये लाइन पढ़ी और ये इस टाइप से आपने पजल सॉल्व की। ये यूजलेस वीडियो है, क्योंकि ये जैसा मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में भी बताया कि जो टीचर है उसको मालूम है कि ये पजल कैसे सॉल्व होगी, उसको उसका फाइनल आंसर मालूम है, तो वो अप्रोच करेगा ना, तो उसी वे में अप्रोच करेगा कि वो पजल सॉल्व हो। आपके सामने जब ये क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं मालूम है कि इसका फाइनल आंसर क्या है, तो आप जब इसको अप्रोच करोगे तो आप यूजुअली आपने अगर पहले पजल सॉल्व की है या आप एक बार पजल सॉल्व करने की कोशिश करना, आप हमेशा 2-3 उसमें अलग अलग है। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, एक कोई पजल है जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखा है और इसमें 7 लोग बैठे हैं। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि
ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी और बी इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर, मतलब बी सेंटर की तरफ मूव कर रहा है और ए उसके लेफ्ट में बैठा है। अब आपको ए की डायरेक्शन नहीं पता, ए सेंटर की तरफ फेस कर रहा है बाहर की तरफ, तो अब आपके पास एक सिचुएशन तो ये बन गई। दूसरी आपकी सिचुएशन ये बन गई कि 7 लोग हैं, बी यहाँ फेसिंग टुवर्ड सेंटर है और ए जो है वो बाहर की तरफ फेस करके बैठा है। तो जो टीचर है उसको वो ये 2 सिचुएशन बनाएगा, इसके बाद वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता जाएगा जिस डायरेक्शन से आपका आंसर निकलेगा। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आप उस डायरेक्शन में नहीं जाओगे, आपको बीच में बहुत सी डायरेक्शंस मिलेगी। तो वो जब आप पजल्स की खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे 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 ये समझ आएगा कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस टाइप का दिखे तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, या मैं जब स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे कौन से स्टेटमेंट को पढ़ के ये केसेस बनाना है और कौन से स्टेटमेंट को पढ़ के ये केसेस नहीं बनाना है। किसी स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कोई पुख्ता चीज़ दे रखी है और वो 2-3 चीज़ें डिड्यूस कर रहा है, 2 से 3 चीज़ें मुझे बता रहा है कि बी अंदर देख रहा है और ए उसके सेकंड टू द लेफ्ट है और जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है। तो इस तरह के जो उस स्टेटमेंट को लेके मेरे को पहले केसेस बनाना है। तो आप यहाँ पे एक बार ठीक है बेसिक 1-2 वीडियो देख लो पजल के, लेकिन उसके बाद आप वीडियो देखने से बेटर ये है कि आप उस पजल को कोई भी एक पजल का क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ये सिमिलर स्ट्रेटेजी मेंस के लिए है पजल में। तो उस क्वेश्चन को लेके आप उसको बेटर ये होगा कि आप उसको सॉल्व करो, बजाय कि आप एक वीडियो देखो जिसमें एक टीचर आया और उसने आपको बताया कि ये इस तरह से होगा, क्योंकि वो बताना कोई हार्ड काम नहीं है। मेरे पास अगर फाइनल सॉल्यूशन है ना तो मैं उसको इजीली बता सकता हूँ कि ये ऐसा है, ये वीक वाला क्वेश्चन आ गया है कि ये वीक है, ये डेज है, ये XYZ चीज़ें हैं, तो ये इस तरह से होगी। तो इसमें रीजनिंग में मेन जो आपकी चीज़ है वो यही है, क्योंकि मेंस में आपका जो है वो पजल ही आते हैं सबसे ज़्यादा, और आपने 2 से 3 पजल भी अगर मेंस में सॉल्व कर दिए तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे और उतने आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है। हो सकता है आपको मैथ्स में 15 करने पड़े, रीजनिंग में आपने 10 ही किए, बट एक मैं एवरेज बता रहा हूँ कि आपने 12 से 13 मैथ्स और रीजनिंग में कर लिए, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आता है। इससे ज़्यादा आपको करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे ज़्यादा नहीं करोगे या इतने ही कर लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, बट ये है कि आपको कंपटीशन में ले आएंगे। इसके बाद आपने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, कहीं ज़्यादा पुश कर लिया, तो आपका इंग्लिश या रीजनिंग या ये इंग्लिश या जीके या जनरल अवेयरनेस उसमें आपने ज़्यादा पुश कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो एवरेज रहता है, एक एवरेज स्कोर, वो यह रहता है कि आप 12 से 13 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट है अब यहाँ पे यही है, आपको यहाँ प्री में स्पीड चाहिए और यहाँ आपको चाहिए एक्यूरेसी, कि आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन पिक करो, आपको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए और कुछ नहीं। आपको पजल है वो आपको पिक करनी आनी चाहिए कि मुझे ये सॉल्व करनी है और उसको आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना है, वही चीज़ आपको नंबर दिलाएगी। यहाँ आपकी स्पीड नहीं है कि मैं कितनी जल्दी पजल सॉल्व करूँ, मैंने जो पजल पिक की है मैं उसको सही से उसको सॉल्व करूं, ये आपका गोल होना चाहिए मेंस में। लेकिन प्री में है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करना है विद एक्यूरेसी। तो जो आपका प्री है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा मेरे यहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, आप उसको इम्प्रूव करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। जो मॉक्स है सिर्फ आपके मॉक्स ही मदद करेंगे प्री क्लियर करने में, आपको कोई टीचर आपका प्री क्लियर नहीं करवा सकता। ठीक है, वो आपको एक बार बेसिक बता सकता है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपकी ओवरऑल रीजनिंग आप 10 वीडियो देख लो, मोर देन इनफ है। आप मैथ्स में 10 से 15 वीडियो देख लो, मोर देन इनफ है। अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो इतना ही करवाएगा। इसके बाद वो आपको बोलेगा कि आप वीडियो देखने से बेटर है कि जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं, जितने ज़्यादा पेपर हो सकते हैं, आप वो दो और वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, बजाय कि आप वीडियोस देख के उसमें टाइम वेस्ट करो। आप रोज के 4 मॉक दे दो, 1-1 घंटे का मॉक होता है प्री का, रोज के 4 दे दो, 5 दे दो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एक बार आपने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मॉक से करो, क्योंकि वहाँ टाइम चलेगा, वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवाने में मदद करेगा। तीसरी चीज़ है जो है इंग्लिश। यहाँ आपकी स्पीड मैटर
नहीं करती इतनी, क्योंकि यहाँ टाइम होता है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है। प्री में मान ले कि कम होता है, थोड़ा टाइम की कमी होती है, लेकिन मेंस में आपके पास काफ़ी टाइम है। यहाँ आपको जो एक चीज़ जो ग्रामर के लिए आपको करनी है, वो है आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ना है। आपको ग्रामर के रूल्स आप कहीं से भी पढ़िए, आप एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़िए, और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़िए। इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो। बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को भी नहीं बोलूँगा। ग्रामर के भी रूल्स है ना, तो आपको अगर बेसिक आपने पढ़ रखा है, नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो वो देखो, और उसके बाद आप जो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, टॉप 100 ग्रामर रूल्स और टॉप 200 ग्रामर रूल्स, इस टाइप का आप एक वीडियो देख लो, उसमें से उनको नोट डाउन कर लो उन रूल्स को। क्योंकि यहाँ ग्रामर से रिलेटेड आप, ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 5 6 7 क्वेश्चंस आएंगे, वो ग्रामर से रिलेटेड है, बट ग्रामर का वेटेज हम एसएससी जितना नहीं मान सकते। जितना एसएससी के एग्जाम्स में वेटेज होता है, उतना यहाँ नहीं होता। यहाँ आपको मेन जो इंग्लिश में मार्क्स दिलाएगा ना, वो है आपकी रीडिंग प्रैक्टिस। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि यहाँ आपको पैसेज पढ़ना है। यहाँ आपके प्री में भी पैसेज आएगा, आपके मेंस में भी पैसेज आएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आपको लैंग्वेज से फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको कोई नहीं सिखा सकता कि इंग्लिश में ये याद कर लो, या फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ ए आएगा, यहाँ एन आएगा, नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, आप, और यहाँ आपको रीड ये नहीं करना है कि कहानियों की किताबें, स्टोरी बुक्स आप रीड करने लग गए। यहाँ आपको रीड करना है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। फ्री में टेलीग्राम में बहुत से ग्रुप्स में आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है। अब आपका इसमें लेवल पर डिपेंड करता है। द हिंदू मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि द हिंदू स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप पढ़ सकते हो द हिंदू। बट जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वहाँ से आप स्टार्ट करो, उनका एडिटोरियल पढ़ो, या इंडियन एक्सप्रेस का कोई और कुछ भी जो न्यूज़ है वो आप उसके थ्रू पढ़ो, आप उसको इंग्लिश में पढ़ो। दूसरा है, आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो ना, तो वो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप उसको इंग्लिश मीडियम में ही वीडियो देखो। क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज के साथ फैमिलियर नहीं होगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल जब आदमी पढ़ता है, या कोई भी आर्टिकल पढ़ता है, तो ये होता है कि आपने पढ़ा, उसके बाद आपको एक उसका ब्लरी, आपको किसी कोई वर्ड आ गया बीच में, आपको उसका मतलब नहीं पता है, बट आपको वो एक सेंटेंस पढ़ के उसका ब्लरी मीनिंग लग गया। कि जैसे एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर कोई आर्टिकल है, और उसमें वो कुछ बोला, और उसमें कुछ एक अलग ही डिफरेंट शब्द लिख दिया। अब आपको इसका मतलब नहीं पता, लेकिन आप वो लाइन पढ़ के आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि हाँ, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ उसको बचाने के लिए बोला होगा, या कुछ जो गलत हो रहा है उसके लिए बोला है। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी, तो आपको इससे उस लैंग्वेज की फैमिलियरिटी बढ़ेगी, और ये आपको हेल्प करेगी फिल इन द ब्लैंक्स में, पैसेज में। और जो इवन आपके सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आता है ना, उनमें आपकी ये हेल्प करेगी। अब ये वहाँ कैसे हेल्प करेगी कि आप फिल इन द ब्लैंक्स आपने पढ़े, 4 ऑप्शन आए इंग्लिश में, आपको नहीं पता कि हर ऑप्शन क्या एग्जैक्ट क्या वो है, या मेरे इस सेंटेंस में एग्जैक्टली इनमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा। बट आपको एक वो सेंटेंस पढ़ के ब्लर आइडिया लग गया कि ये सेंटेंस इस बारे में बोल रहा है, तो आप उस ऑप्शन में से देखोगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ सही ये मीनिंग है या इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए सेंटेंस कुछ बुरा बोल रहा है, तो यहाँ आप देखोगे इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो बुरा बता रहा है, आप उसको लगाओगे। दूसरा, ये आपका सिनोनिम एंटोनिम में कैसा हेल्प करेगा कि पैसेज से रिलेटेड जब आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें पैसेज में कोई वर्ड दिया होता है, उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा होता है, आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन आप उसको लाइन को पढ़ के आपको लग रहा है कि ये कुछ नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, तो आप देखोगे जो ऑप्शंस होंगे ना, वो ऐसे होंगे कि एक ऑप्शन आपका पॉजिटिव सेंस में होगा, और बाकी 3 जो ऑप्शन है वो नेगेटिव सेंस में कुछ बता रहे होंगे। तो अगर लाइन पॉजिटिव सेंस में है, तो आपका डेफिनेटली वही ऑप्शन है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। एसएससी में मैं बोलता हूँ कि आप ब्लैक बुक करो, ब्लैक बुक से आप पढ़ो, क्योंकि वहाँ
प्रीवियस जो वर्ड्स है वो रिपीट होता है, या किसी को प्रीवियस वर्ड्स पता नहीं है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग ही हेल्प करेगा नए वर्ड्स जानने में। आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है तो आप उसको नोट डाउन करो। आपको कहीं से पीडीएफ मिल गई जिसमें लिखा है कि आपकी ये चीज़ें हेल्प करेगी, ये चीज़ें, ये वर्ड्स है जो पिछले साल पूछे गए थे या बैंकिंग के वर्ड्स हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो इंग्लिश में मेन जो है वो यही है कि आप रीड करो, और यही चीज़ आपकी मेंस में भी सेम है। मेंस में इंग्लिश में सिर्फ कॉम्प्रहेंशन आता है मोस्टली। कॉम्प्रहेंशन मतलब बड़े बड़े पैसेज आएंगे, बहुत बड़े बड़े। तो जो मैं रीडिंग वाली बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ आप घबराओगे नहीं। यहाँ आप जाके मेंस में देखोगे ना तो 3-3 4-4 पेज के इवन पैसेजेज आ जाते हैं एसबीआई पीओ में। तो अगर आपने पहले से बड़े आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं जो पढ़ना टफ है, जो पढ़ना मुश्किल है, तो वो चीज़ यहाँ आप उस समय इसको एक गो में आप पूरा आर्टिकल पढ़ पाओगे। और जब आपने एक पूरे गो में आर्टिकल पढ़ लिया और तो उसके बाद आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। दूसरा, हमेशा जो कॉम्प्रहेंशन के 5 क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जब वो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जाओगे और कोई इवन फैक्ट जैसे पूछ लिया तो आप वहाँ टिक कर लोगे। नहीं तो एक बार आप पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ कोई फैक्ट पूछ लिया कि पैसेज में लिखा हुआ, तो आप वापस आपको पैसेज में जाना पड़ेगा। फिर आप ढूंढोगे कि ये कहाँ पढ़ा था मैंने, फिर आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करोगे, फिर ये आंसर करोगे। इससे अच्छा बेटर ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इनमें से कितने क्वेश्चन है जो थीम बेसिस पे पूछे गए कि पैसेज की क्या थीम है या वो है, तो वो आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आएगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें या तो कोई फैक्ट पूछ लिया, कोई नंबर पैसेज में दिया था वो पूछ लिया, या कोई वेज पूछ लिए। जैसे पैसेज में दिए हैं कि इस चीज़ को टैकल करने के ये वेज है, तो वेज अगर वापस यहाँ पूछ लिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको आंसर कर सकते हो। तो पहले हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये आपकी इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी है। तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। या आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये ज़्यादा नहीं आती। हो सकता है आपके ये नेशनल पार्क स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, उसमें नेशनल पार्क्स वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, पर ये आपसे जैसे क्रांति पूछ ली या पॉलिटी में आपसे आर्टिकल्स पूछ लिए, ये नहीं आता है। नेशनल पार्क्स आ गए, रिवर्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, इस टाइप के हो सकता है आपसे पूछ सके। इसमें मेन जो आता है वो आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपकी जीके आती है। दूसरे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बैंकिंग नॉलेज के, कि आपको बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि बैंकिंग में एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, सब परफॉर्मिंग एसेट क्या है, कितने महीने में कोई सब परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, कितने टाइम अगर कोई किस्त ना चुकाए तो वो सब परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, और कितने टाइम एनपीए में कोई खाता पड़ा रहे तो वो फिर लॉस एसेट बन जाता है कि हाँ इसको लॉस मान लिया जाता है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आरआरबीज कैसे बनी, रीजनल रूरल बैंक कैसे बनी, बैंक का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, अभी कितनी बैंक्स है, कौन सी बैंकों के मर्जर कब हुए, मर्जर में कौन सी बैंक किस में मिली और एक नई बैंक बनी। तो ये सब चीज़ें आपको बैंकिंग के बारे में पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर बोलते हैं, वो क्या होता है, बैंक्स किस रेट पे इंटरेस्ट, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो किससे डिसाइड होती है, बैंक कितना लोन दे सकती है अपने अमाउंट का। तो ये सब चीज़ें जो बैंकिंग नॉलेज है एक इन जनरल इन ब्रॉड, वो आपको बहुत से यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे पढ़ाए हुए, या मैं भी अपने चैनल पे बता दूंगा, इस पे कोई वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये करीब आप देखो तो 2 से 3 दिन की मेहनत है, और ये एग्जाम में आप अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके इस वाले सेक्शन में 3 से 4 से लेके 5 क्वेश्चन, डिपेंडिंग कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सिक्योर हो जाएंगे। दूसरा है आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बाकी चीज़ें आप पढ़ो, मतलब जैसे जीके में बाकी हिस्ट्री पॉलिटी में बोल रहा हूँ स्किप कर दो, उनका कोई ना रोल है ना उनसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको सप्लाई डिमांड कैसे काम करती है, मार्केट कैसे काम करता है, स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम क्या था, फिर कैसे इनका मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है,
एनएनपी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या ऐड है, क्या सब्सट्रैक्ट है, ये चीज़ आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये कैसे इवॉल्व हुई, क्योंकि यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 12 महीने के कर लो, बेस्ट है, उससे ज़्यादा पुराने करने का कोई मतलब नहीं। बट 12 महीने के भी आप कर रहे हो तो इस सीक्वेंस में आपको जाना है। आपको सबसे पहले जब आपका एग्जाम है उससे 6 महीने पहले के एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर 10 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो उनमें से ये गारंटी है कि 7 से 8 जो है वो पिछले 6 महीने के होंगे। कुछ होंगे जो 8 महीने के होंगे, 1 से 2, और 1 से 2 होंगे जो 8 महीने से पुराने होंगे। तो पहले आप 6 महीने के करंट अफेयर्स को पूरा अच्छे से करो, उसके बाद आप 8 महीने के करने की कोशिश करो। और अगर आपको एक बार लग रहा है कि मैंने 8 महीने के पूरे अच्छे से कर लिए, तो फिर आप उससे पुराने कर सकते हो। अब इनको करना कैसे है, तो इनको ऐसे करना है कि आप डेली वीडियो मत देखो। बहुत से हैं जो डेली वीडियो देखते हैं, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उनको देखते हैं। फिर अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड है कि आप रोज का आधे घंटे का एक वीडियो देखो, फिर वीकली उसका जो कंपाइलेशन आता है वो देखो, और फिर मंथली उसकी मैराथन देखो। बाकी करंट अफेयर्स का जो मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका है वो है कि आप वीकली वीडियो देखो, जो मैंने अपने टाइम में किया था। और आप वीकली वीडियोस को 4 बार देखो, 5 बार देखो, आप रिवाइज वीडियो से करो। आप उसके पर्टिकुलर नोट्स मत बनाओ, आप वीकली वीडियो लेके बैठे उसके नोट्स बनाने लग गए हर क्वेश्चन के, नहीं, ये गलत है। आप उसी वीडियो को 4 से 5 बार देखो। वो आपका एक तो टाइम, आपको क्या करना है, उसको 2x पे स्टार्ट कर दो, 1.5x पे स्टार्ट कर दो, आप बार बार उसको देखते जाओ, इसको देखते जाओ, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जो आपके करंट अफेयर्स है वो किस टाइप की, एक तो बैंकिंग रिलेटेड आता है, ये सब आपको अच्छे से करना है कि कौन से बैंक में ने किस में कितने पैसे लगाए, अभी किसने किसको लोन दिया। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया। फिर आपके बुक्स के आते हैं कि ये बुक्स किसने लिखी है, कौन सी बुक है, कौन से ऑथर की कौन सी बुक है। अवार्ड्स के आते हैं, रिसेंटली कोई अवार्ड्स दिए गए हैं। एमओयू वाले आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किन 2 स्टेट ने साइन किया है या कोई आईआईटी और किसी स्टेट के बीच में साइन हुआ कि हम ये चीज़ डेवलप करेंगे, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो इस टाइप के आपके पूरे करंट अफेयर्स है। वो आप कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी मंथली या वीकली जो मैगजीन आती है वो आप देख सकते हो, उस इंस्टीट्यूट की आप वीकली मैराथन वीडियो देख सकते हो। अब इसमें मैं यहाँ बोलूँगा कि आप 2 इंस्टीट्यूट की देखो, इससे ये होगा कि जो आपकी करंट अफेयर्स की ब्रेड्थ है वो बढ़ेगी। आपको अब आजकल ये हो गया है कि बहुत से स्कीम रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स में कोई स्कीम लॉन्च हुई गवर्नमेंट की, या जो बैंक रिलेटेड स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है। तो ये सब जो स्कीम्स है इनका आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है तो इसमें कितने अकाउंट खुले, या इसमें अकाउंट खुलाने की क्या कंडीशंस है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है तो ये कितने रुपए का बीमा होता है, और इसमें कितने तक का आपको मतलब कवर मिलता है कि 2 लाख रुपए का मिला। या प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है तो उसमें कितना कवर मिलता है, या दूसरी और भी जो सरकारी योजनाएं चल रही है, स्कीम्स चल रही है, उनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें मोटा मोटा कितना, इसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, और क्या इसके रिजल्ट्स है। जैसे सुकन्या समृद्धि, ये बहुत बेसिक योजना है, ये तो आपको कंफर्म मालूम ही होनी चाहिए। और इसके अलावा भी बाकी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किन्हीं 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को फॉलो करो, इससे आपकी ब्रेड्थ बढ़ेगी। बजाय कि किसी एक ही टॉपिक पे, कि मान लो कोई एमओयू साइन किया, तो आपको उस एमओयू के बारे में ये होना चाहिए कि ठीक है वो अगर पैसों से रिलेटेड है कि इतने पैसे होंगे और इस चीज़ की पे हम डेवलपमेंट करेंगे। जैसे आईआईटी के साथ कोई एमओयू साइन किया तो इस चीज़ का डेवलपमेंट करेंगे और ये इस को मदद करेगी। ये 2-3 आपको बेसिक चीज़ें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि इस ईयर तक ये कर देंगे और ये हमारा टारगेट है, और बाकी और चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में उस चीज़ से रिलेटेड 3-4 बेसिक चीज़ें आप मालूम रखो। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड्थ, मतलब एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, एक यहाँ से, एक करंट अफेयर से 3 अगर 5 चीज़ है और दूसरे करंट अफेयर में वापस आपके 5 चीज़ें हैं, अब इनमें ये 3 चीज़ें आपकी सेम है,
3 न्यूज़ सेम है, लेकिन ये 2 न्यूज़ इसने अलग बताई, मैगजीन वाले ने इसने अलग बताई, तो इससे ये होगा कि आपकी टोटल जो है वो आपकी 7 करंट अफेयर्स तैयार हो गई। तो इनमें से कहीं से भी आए आप कर लोगे। नोट्स बनाने का, नोट्स आपकी मर्जी, आप बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि नोट्स बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और नोट्स यूजुअली आपको कोचिंग वाले देते ही है, वो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करते हैं, वो नोट्स फॉर्मेट में ही है। इससे अच्छा आप वीडियो देखो, उस वीडियो को बार बार देखो, फिर वीकली एक बार जो आपकी पीडीएफ दी है उस पीडीएफ को पढ़ो, वापस उसको मंथली उस पीडीएफ को पढ़ो। तो इस तरह से उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और पिछले, मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो 6 महीने के हैं वो आपको बिल्कुल, उनको आप डिटेल में करो, उसके बाद फिर वो आपको एक बार श्योर हो जाओ कि हाँ मैंने 6 महीने के 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने अच्छे से कर लिए, वो मेरे को याद हो चुके हैं, उनका मैंने बार बार रिवीजन कर लिया। उसके बाद आप उससे पीछे जा सकते हो कि 8 महीने के करूँ या 12 महीने के करूँ। तो ये बेसिक इसकी पूरी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। जो ये एफएजी है ये आपका मेंस में ही आता है, प्री में आता नहीं है, तो वो है स्टार्टिंग में। अब मैं एक और चीज़ लास्ट में बता देता हूँ कि इसमें आपकी सिर्फ मॉक्स हेल्प करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सिर्फ मॉक्स आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ आपकी जो प्री में स्पीड है, प्री के लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दो। आप एक बार मैथ्स में, आप मैथ्स आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप बेसिक नॉलेज इकट्ठा करो। बेसिक नॉलेज से मतलब ये है कि आप 5th 6th 7th की जो मैथ्स की बुक्स होती है उनके ऑनलाइन पीडीएफ ले लो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें देखो, या इस चैनल पे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा मैथ्स अगर आप बोलोगे तो। बट ये 5th 6th 7th 8th तक की आप यहाँ से बेसिक नॉलेज, आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोण, इनका एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, यही आपके घूम फिर के यही क्वेश्चंस है। बट जो आपको चीज़ चाहिए वो है स्पीड, और स्पीड आपकी वही 2 चीज़ों से आएगी जो पहले मैंने बताया, कैलकुलेशन, और दूसरा आपको बेसिक फार्मूलाज मालूम होने चाहिए। और कैलकुलेशन और स्पीड आपकी एक ही चीज़ से बढ़ेगी, वो है प्रैक्टिस। तो एक बार आपका बेसिक हो गया ना, तो उसके बाद आप रोज का एक तो मिनिमम है, मिनिमम एक प्री का मॉक है। आप वीडियो देखो मत देखो, लेकिन एक प्री का मॉक आप मिनिमम देखो, दे दो रोज। रोज सुबह उठते ही भले पहले ये काम करो, फिर उसको एनालिसिस करो। फिर आपने जैसे एनालिसिस किया ना, तो उसको बैठ के सारे क्वेश्चंस प्री के आप खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्री के क्वेश्चंस इजी होता है, उनमें आप टाइम दोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करो, फिर आप उसको देखो कि ये क्वेश्चन फास्ट कैसे हो सकता था, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व होगा प्री का, और 2-3 एक्सेप्शन होंगे आपके, 30 में से 3 या 4, 35 में से 3-4 क्वेश्चन है जो टफ होंगे या जिनमें टाइम लगेगा, लेकिन बाकी जो 35 में से 30 क्वेश्चन है वो सब आपके सॉल्व होंगे और आपके स्पीड में सॉल्व होने चाहिए। तो आप ये देखो कि ये जो मैंने सॉल्व किया इसकी मैं स्पीड कैसे इंक्रीज करूं। तो मॉक्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और करो मत करो, रोज एक मॉक दो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, और जो आपसे सॉल्व हो गए थे तो उनमें किस में आपको टाइम ज़्यादा लगा और वो टाइम ज़्यादा क्यों लगा, तो ये चीज़ आप देखो। ओके, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने जो आपके और साथ में तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे और वीडियो लाऊंगा, और आपको पर्टिकुलर्स कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेरे को बता दो, मैं उसके रिलेटेड वो भी आपको पढ़ा दूंगा। और इसके अलावा भी आपको स्ट्रेटेजी से लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।